आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग यूनिफाइंग फोर्स और थोड़ा सा रिलीजन से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। देखिए, जो मुग़ल एम्पायर था ना, उसमें बहुत सारे रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते थे, हिंदूज, जैन, ज़ोरास्ट्रियंस, मुस्लिम्स। और एम्परर जो था उसको एज अ सोर्स ऑफ पीस माना जाता था कि सभी के ऊपर, इन सभी रिलीजन्स के ऊपर जो है वो एम्परर है। और एम्परर जो है वो सभी रिलीजियस ग्रुप्स के और सभी एथनिक ग्रुप्स जो जितने भी और बाकी अलग कम्युनिटीज़ थे, उन सभी के बीच में पीस मेंटेन करेगा, उनके बीच में डिफरेंसेस को मीडिएट करेगा और सभी के बीच में जस्टिस और पीस को इंश्योर करेगा कि हर जगह पीस और जस्टिस है। ठीक है, यहाँ पर अब हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसका नाम है सुलही कुल। ठीक है, सुलही कुल का मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जिसको अबुल फजल इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, एब्सोल्यूट पीस। ठीक है, अब सुलही कुल में क्या है? सुलही कुल का मतलब ये है कि जितने भी रिलीजन्स है, जितने भी स्कूल्स ऑफ थॉट है, जितने भी डिफरेंट आइडियोलॉजीज जो एम्पायर में एग्जिस्ट करती थी, उन सभी को फ्रीडम था एक्सप्रेशन का। मतलब सभी अपना रिलीजन जो है वो फॉलो कर सकते थे ओपनली, अच्छी तरीके से, जैसे वो चाहे फॉलो कर सकते थे। बट उसकी एक कंडीशन ये थी कि वो अपने आप को स्टेट से ऊपर ना माने। मतलब सबसे ऊपर तो एम्परर रहेगा, ये सारे रिलीजन जो है वो, ये सारे रिलीजन एम्परर से नीचे रहेंगे। तो इस कंडीशन पे कि वो अपने आप को एम्परर से ऊपर ना माने और ये आपस में फाइट ना करे, कुछ ऐसा काम ना करे कि कुछ एक दूसरे को भड़का रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं। अगर ये नहीं हो तो सभी रिलीजन को, ये सुलही कुल का आइडिया फॉलो किया जाएगा कि सभी रिलीजन्स को, स्कूल्स ऑफ थॉट को ये परमिशन है कि वो जैसा चाहे अपना रिलीजन प्रोपोगेट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये जो सुलही कुल का आइडिया था ना, ये एम्परर ने स्टेट पॉलिसीज में भी इसको इम्प्लीमेंट किया। कैसे? देखिए, जो नोबिलिटी थी मुगल्स के अंदर, मतलब जो उनके मिनिस्टर्स थे, कोर्ट ऑफिशियल्स थे, स्कॉलर्स थे, उसमें हमें कई अलग अलग ओरिजिन के लोग देखने को मिल जाते हैं। ईरानीज, तुरानीज, अफगान्स, राजपूत, डेक्कन्स, मतलब बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट के मिनिस्टर्स हो गए, कोर्ट ऑफिशियल्स हो गए, स्कॉलर्स हो गए, हमें मुगल एम्परर के कोर्ट्स में मिल जाते हैं। और खासकर कौन से मुगल एम्परर के कोर्ट्स में? स्पेशली अकबर, क्योंकि यहाँ पे अबुल फजल की ये सुलही कुल अबुल फजल थे जो अकबर के कोर्ट में काम किया करते थे। और इन सभी को कोई ना कोई पोजीशन मिली थी। मतलब कोई राजपूत है, वो किसी आर्मी में कोई हाई पोजीशन पे ऑफिसर है, कोई मिनिस्टर है जो ईरानी है। एक एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही है। और उनको उसी तरीके से अवार्ड भी किया जाता, उसी बेसिस पे अवार्ड किया जाता कि वो कितनी अच्छा सर्विस दे रहे हैं, वो कितने लॉयल है, उनका टैलेंट कितना, उनका स्किल कितना है एम्परर को। कहने का मतलब ये कि जो एम्परर है ना, वो उनकी ओरिजिन, बर्थ या रिलीजन या उनकी स्कूल ऑफ थॉट के बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे। मतलब एक इक्वालिटी थी एम्परर के कोर्ट में, ऐसा हमें इनसे पता चलता है। अकबर से हमें और क्या एविडेंस है, दो पता चलते हैं कि 1563 में उन्होंने पिलग्रिमेज टैक्स और 1564 में उन्होंने जिजिया को अबॉलिश कर दिया था। अब पिलग्रिमेज टैक्स मतलब जो तीर्थ यात्रा पे हिंदूज या कोई जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो उन्हें एक टैक्स देना पड़ता था उसके लिए। तो 1563 ने अकबर ने उसको अबॉलिश कर दिया कि आपको अपने तीर्थ पे जाने के लिए कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और एक और टैक्स हुआ करता था जिसका नाम था जिजिया। जिजिया मतलब अदर दैन मुस्लिम्स, जो कि जितनी भी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन जो एम्पायर में रह रही है, तो उनको एम्परर को एक टैक्स देना पड़ेगा जिससे कि वो एम्परर उन्हें अलाउ करे कि अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम्स आप भी हमारे एम्पायर में पीसफुली रह सकते हो। तो अकबर ने, ताकि ये, क्योंकि ये दोनों टैक्सेस जो थे ये रिलीजियसली लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे कि अगर आप मुस्लिम नहीं हो, आप हिंदू हो, आप जैन हो, आप बुद्धिस्ट हो, कि आप सूफी हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा, या फिर आपको तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अकबर ने ये दोनों टैक्सेस को अबॉलिश कर दिया और उनके अंडर सारे ऑफिसर्स को, एम्पायर में जितने भी ऑफिसर्स थे जो काम कर रहे थे, उनको यही इंस्ट्रक्शन भेजा गया कि आपको मेंटेन रखना है सुलही कुल का आइडिया कि हर किसी को अपना रिलीजन फॉलो करने की परमिशन है, फ्रीडम है कि वो जिस तरीके से चाहे अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। बस एम्परर की अथॉरिटी माने और आपस में झगड़ा ना करें। तो सारे मुगल एम्परर्स जो थे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जैसे कि क्रिश्चियंस के लिए चर्चेज हो गए, हिंदूज के लिए टेम्पल्स हो गए, ऐसे जितनी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप थी तो उसके लिए सभी मुगल एम्परर्स ग्रांट्स दिया करते थे जिससे कि वो उनको बिल्ड कर सके, उनको मेंटेन कर सके। सूफी जो श्राइन्स थी वहाँ पर बहुत सारे मुगल एम्परर्स जो थे वो बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स वो देते थे। तो
यहाँ तक कि अगर कभी कभार वॉर्स के टाइम पे टेम्पल्स जो थे वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते थे, डिस्ट्रक्शन हो जाता था, तो उसके लिए भी वो लोग ग्रांट्स और पैसे देते थे ताकि आप टेम्पल को रीबिल्ड कर सको, उसको मेंटेन कर सको, उसके रिपेयर के लिए पैसे देते थे। एंड ये हमें किससे पता चलता है, शाहजहाँ और औरंगजेब के टाइम से पता चलता है कि यार वो टेम्पल के रिपेयर के लिए भी ग्रांट्स दिया करते थे अगर वो कभी डिस्ट्रॉय हो जाते थे तो। हालांकि औरंगजेब का थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि औरंगजेब थोड़ा सा रूथलेस माना जाता था। एंड ऐसा कहते हैं कि शायद वो सभी रिलीजन्स को इक्वली मानता था, क्योंकि उसने कुछ ऐसे काउंटर एविडेंस भी है उसके लिए, क्योंकि जैसे कि उसने जिजिया जो था, जो नॉन मुस्लिम्स के लिए जो टैक्स था, उसको रीइम्पोज कर दिया था कि जितने भी नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स हैं उनको ये जिजिया टैक्स देना पड़ेगा। तो अब वी डोंट नो व्हाट इज़ द ट्रूथ, क्योंकि इतने क्लियर नहीं है डॉक्यूमेंट्स, बट हाँ कि यही था। अब हम आगे बढ़े उससे पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि ये इमेज क्लियर नहीं है, मैंने ट्राई किया उसको, बट आप चाहे तो दूसरी उस पर जाकर नेट वगैरह पर जाकर ये इमेज को अपनी बुक में देखकर आप समझ सकते हैं। ये इमेज जो है ये बेसिकली जहांगीर प्रिंस खुर्रम को एक टर्बन दे रहे हैं जो कि जूल से सजा हुआ है, मतलब एक गहने मोती वगैरह प्रेशियस जेम्स वगैरह से सजा हुआ एक पगड़ी उनको पहना रहे। प्रिंस खुर्रम कौन है? शाहजहाँ। तो शाहजहाँ का दूसरा नाम प्रिंस खुर्रम है, जैसे कि आलमगीर हमने औरंगजेब के लिए पढ़ा था, उसी तरीके से प्रिंस खुर्रम जो है वो शाहजहाँ है। उसी तरीके से जहांगीर का बर्थ नेम प्रिंस सलीम है। तो ये चीज़ एक है। ये बादशाह नामा जो शाहजहाँ ने अब्दुल हमीद ने जो क्रॉनिकल लिखी थी, ये उससे ये सीन लिया गया है, और इसके आर्टिस्ट है पयाग, एंड इसे पेंट किया गया है सिरका 1640 में। ठीक है, तो ये इमेज आ सकती है, फिगर इंपॉर्टेंट है, आप डिस्कस कर लीजिए। जस्ट सोवरेनिटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब अबुल फजल ने एक और आइडिया देखिए, हमें बिल्कुल ये हम पहले भी पढ़ चुके कि अबुल फजल एक बहुत ही इंडिपेंडेंट थिंकर थे, और वो जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम बॉडी थे ना उसको वो फ्रीक्वेंटली अपोज करते थे, क्योंकि उनके आइडियाज़ काफ़ी ओपन थे, इसलिए वो अकबर उनसे काफ़ी इम्प्रेस्ड भी थे। तो अबुल फजल की बहुत सारी जो पॉलिसीज़ है वो अकबर इम्प्लीमेंट करते थे। एक उनकी जो अबुल फजल की पॉलिसी थी वो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, यानी अबुल फजल ऐसा कहते थे कि एक एम्परर और उसके सब्जेक्ट्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि एम्परर जो है वो उसके सब्जेक्ट की 4 चीज़ों को प्रोटेक्ट करेगा। लाइफ यानी जान, मतलब उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा, प्रॉपर्टी यानी माल, ऑनर यानी नामस, एंड फेथ यानी दिल। मतलब अबुल फजल ये कहते हैं कि ये एम्परर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सब्जेक्ट की 4 चीज़ों को प्रोटेक्ट करे, उसकी लाइफ प्रोटेक्ट करे, उसकी प्रॉपर्टी, उसके पोजेशंस प्रोटेक्ट करे, उसका ऑनर, उसकी डिग्निटी प्रोटेक्ट करे, और उसका फेथ यानी जिस रिलीजन में, जिस स्कूल ऑफ थॉट में वो बिलीव कर रहा है उसको एक्सप्लॉइट ना होने दे, उसको फ्रीडम दे कि वो उसको ओपनली और फ्रीली वर्शिप कर सके। तो ये 4 चीज़ें हैं, जान, माल, नामस एंड दिल। ठीक है, ये 4 चीज़ों को, और इन रिटर्न, मतलब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट था तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ लेते हैं तो कुछ देते भी हैं, तो इन रिटर्न ये सब्जेक्ट्स की ड्यूटी थी, और एम्परर उनसे डिमांड करता था कि सब्जेक्ट्स जो है वो एम्परर की बात माने, उनकी सोवरेनिटी, उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करे, और जो रिसोर्सेज हैं वो एम्परर के साथ शेयर करे, उनको टैक्स दे, और जो भी रिसोर्सेज वगैरह एग्रीकल्चर से जो निकलते हैं वो उनके साथ शेयर करें। तो अबुल फजल ये कहते थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ जस्ट सोवरेंस, मतलब जो राइट है, जो राइटियस सोवरेंस है, जो ट्रू सोवरेंस है, जो ट्रू रूलर्स है, सिर्फ वही है जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रूली और एक्चुअली जस्टिफाई कर रहे हैं और उसको फॉलो करते हैं। और ये सिर्फ ट्रू सोवरेंस है, ट्रू जस्ट सोवरेंस है जिनको डिवाइन गाइडेंस मिलती है ये कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करने के लिए, और ऑनर करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को। ओके, आई होप ये क्लियर है। अब हम आगे पढ़ते हैं, एक और फिगर आ रहा है यहाँ पर, इसको डिस्कस करते हैं। ये फिगर अगेन है जहांगीर शूटिंग द फिगर ऑफ पावर्टी पेंटिंग बाय द आर्टिस्ट अबुल हसन। इसके पहले भी हमने अबुल हसन की एक पेंटिंग देखी थी जहाँ पे जहांगीर अपने फादर अकबर का पोर्ट्रेट पकड़े हुए हैं। अब यहाँ पे अबुल हसन ऐसा दिखाते हैं, देखिए ये जहांगीर है, इनके हाथ में ये बो है, ये इनका हाथ है, और वो एक एरो शूट कर रहे हैं किसकी तरफ, ये पावर्टी है। ओके, तो अबुल हसन ऐसा पेंट करते हैं कि जहांगीर जो है वो पावर्टी को शूट कर रहे हैं, और आर्टिस्ट ने एक डार्क क्लाउड के थ्रू, ये देखिए ब्लैक डार्क क्लाउड के थ्रू सजेस्ट किया है कि ये कोई एक्चुअल में एक पर्सन नहीं है,
बट एक पावर्टी को उन्होंने ह्यूमन फॉर्म से करके एक तरीके से पर्सोनिफाई कर दिया है। ये उसकी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को दिखा रहा है कि ये एक्चुअल में ह्यूमन है नहीं, बट ये पावर्टी है जो कि मतलब एग्जिस्ट कर रही है। उसको एज ए लिविंग थिंग दिखा दिया है पेंटर ने, और ये एक पर्सोनिफिकेशन का एक जरिया है। और इसको आर्ट के टर्म्स में यानी पेंटिंग्स के टर्म्स में, उसकी लैंग्वेज में इसको कहते हैं एलेगोरी। तो एलेगोरी के थ्रू इन्होंने पावर्टी को पर्सोनिफाई कर दिया जैसे कि वो एक लिविंग थिंग है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए एक चेन ऑफ जस्टिस दिखाई गई है जो कि हेवन से नीचे गिर रही है। ये एक एंजल उसको चेन ऑफ जस्टिस को नीचे गिरा रहे हैं। और जहांगीर को डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे जहांगीर अपने मेमोयर्स में, जहांगीर के मेमोयर्स में कैसे चेन ऑफ जस्टिस को डिस्क्राइब किया है कि After my succession, the first order I gave was for the fastening up of the chain of justice, so that if those engaged in the administration of justice should delay or practice hypocrisy in the matter of those seeking justice, the oppressed might come to this chain and shake it so that its noise might attract attention. The chain was made of pure gold, 30 gauge in length and containing 60 bell. तो जहांगीर अपने मेमोयर्स में रिकॉर्ड करते हैं कि मैं ये चेन ऑफ जस्टिस जो है सबसे पहले मैं जब रूल करूँगा, मैं थ्रोन पे आता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा वो एक चेन ऑफ जस्टिस लगाऊंगा। और वो चेन ऑफ जस्टिस क्या है, उसमें 60 बेल्स है और वो प्योर गोल्ड की, और 30 गज, गज जो है वो एक लेंथ का फिगर है, जैसे मीटर होता है सेंटीमीटर होता है, तो वो 30 गज की चेन की लेंथ है और उसमें 60 बेल्स है, प्योर गोल्ड की बनी हुई है। और वो चेन ऑफ जस्टिस किसके लिए है, वो ऑर्डिनरी मैन के लिए है, वो उन सब्जेक्ट्स के लिए जिनको जस्टिस मिलना चाहिए लेकिन उनके लिए जस्टिस डिले हो रहा है या उनको जस्टिस मिल नहीं पाया है। तो जहांगीर ऐसा कहते हैं कि वो सिर्फ आए और इस चेन को शेक कर दे, और क्योंकि इसमें 60 बेल्स है तो इसकी आवाज़ से जो ऑफिसर्स है जिनका काम है कि जो इंश्योर करेंगे कि स्टेट में जस्टिस है, हर किसी को जस्टिस मिल रहा है, तो वो इस आवाज़ को सुन के अलर्ट हो जाए। तो ये सिंबलाइज कर रहा है कि जहांगीर जो थे वो चाहते थे कि उनके स्टेट में हर किसी को जस्टिस मिले, इक्वल राइट्स मिले। ठीक है, और यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पर किस तरीके से सिंबलाइज किया गया है। ये देखिए, ये जो है ये एक एंजल है जो कि लाके जहांगीर को दे रहे हैं। अगेन ये दिखा रहा है उनका डिवाइन कनेक्शन, दिखा रहा है कि भगवान की विल है और भगवान उनको इस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, पावर्टी हटाने में, चेन ऑफ जस्टिस इंश्योर करने के लिए। और ये 2 एंजल्स यहाँ पर है जो जहांगीर के सिर पे एक क्राउन लगा रहे हैं। तो इन सिंबल से पता चलता है कि जो पेंटर था वो एम्परर को एक बिल्कुल डिवाइन लाइट में पेंट करना चाहता था। यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप देखिए, ये जिसके ऊपर खड़े हैं वो है एक बकरी एंड शेर एक खड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहांगीर के रूल में एक ऐसा स्टेट होगा जहाँ बिल्कुल पीस होगी, कि 2 ओपोनेंट्स, 2 दुश्मन भी साथ मिलके पीसफुली रहेंगे। तो देखिए कितने सिंबल्स का यूज़ करके आर्टिस्ट ने किस तरीके से एम्परर को पोर्ट्रे किया है। बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए जाते थे, हमने जो अभी डिस्कस किया, जैसे कि एक बहुत ही फेवरेट सिंबल जो आर्टिस्ट स्पेशली जहांगीर की, तो बहुत सारी पेंटर जहांगीर के ऊपर पेंटिंग्स है जो अबुल हसन और बनाते हैं, उनके पेंटिंग्स में एक सिंबल ये जो लैम्प का मैंने आपको बताया था कि ये एक गोट है और एक लायन है, ये साथ साथ खुशी खुशी एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के पास। तो इसका मतलब ये है कि जहांगीर के रूल में, जब जहांगीर रूल करेंगे तो वो दोनों कितने भी ओपोनेंट्स हो या जो स्ट्रॉन्ग है और जो वीक है, तो स्ट्रॉन्ग वीक को हरास नहीं करेगा, उसको सप्रेस नहीं करेगा, और वो दोनों खुशी खुशी एक साथ अपना लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। तो कोर्ट सीन्स हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, बादशाह नामा से बहुत सारे कोर्ट सीन्स जो है वो पेंटेड है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें पेंटर्स जो है वो पेंट करते रहते थे। कैपिटल्स एंड कोर्ट्स। अब कैपिटल सिटीज, देखिए जो मुगल एम्पायर का हार्ट होता था वो कैपिटल सिटी होता था, क्योंकि जो एम्परर होता था वो कैपिटल सिटी में रहता था, और मुगल्स जो थे वो अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उस कैपिटल सिटी से करते थे। और ये जो कैपिटल्स है ना, ये मुगल्स फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करते रहते थे, मतलब 16-17 सेंचुरीज के वक्त तो काफ़ी कैपिटल्स शिफ्ट हुए। जैसे बाबर ने लोधी कैपिटल ऑफ आगरा को एक्सेप्ट किया, तो मतलब उनके 4 साल के जो रेन में वो थे, तो उन्होंने आगरा को टेक ओवर किया। तो ये एक सिंबल था कि एक बार कैपिटल पे कब्जा हो गया, मतलब जैसे कि पूरे एम्पायर पे एक तरीके से कब्जा हो गया, क्योंकि अब कैपिटली हार्ट होता था पूरे एम्पायर का। तो भले ही वो कोर्ट जो था वो फ्रीक्वेंटली मूव करा था एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन बाबर के टाइम उनकी कैपिटल आगरा थी, जो लोधी की भी, इब्राहिम लोधी की भी कैपिटल थी। 1560s में
अकबर का फोर्ट आगरा में उन्होंने बनाया था रेड सैंडस्टोन से, ठीक है। और 1570s में उन्होंने एक नई कैपिटल बनाने की सोची जो थी फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की अगर आपको स्टोरी ध्यान है तो फतेहपुर सीकरी में एक फकीर बाबा रहते थे और अकबर को कोई भी डिसेंडेंट नहीं था, उनके कोई भी बच्चे नहीं थे, जबकि उनकी 4 वाइफ्स थी। तो वो फतेहपुर सीकरी जाते हैं, वहाँ पर एक बाबा से हेल्प लेते हैं और फिर उनको इस टाइप की ऐसी ब्लेसिंग मिलती है, एक स्टोरी है कि, और फिर उसके बाद उनको एक बेबी हो जाता है। तो फतेहपुर सीकरी को अकबर इसके बाद उनसे अपनी कैपिटल बना लेते हैं। तो सिकरी जो थी वो एक ये भी रीज़न था कि पॉलिटिकल रीज़न से भी वो देखते हैं कि सिकरी जो फतेहपुर सिकरी जो थी वो अजमेर की क्रॉस रोड्स पे थी। यहाँ पे शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह भी थी और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर, आज भी शेख मुहिद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिकरी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से भी काफ़ी ट्रैफिक था, तो वो सिकरी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर जो था वो फॉर्म हुआ था, इसलिए अकबर ने अपनी कैपिटल जो थी वो 1570s में आगरा से फतेहपुर सीकरी शिफ्ट कर दी थी, ठीक है। अब जो मुगल एम्परर्स थे वो चिश्ती सिलसिला के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप में आ गए थे, काफ़ी क्लोज हो गए थे, और अकबर ने शेख सलीम चिश्ती की टूम को एक ऑफर किया था कि वो वाइट मार्बल टूम जो है वो कंस्ट्रक्ट करें। उन्होंने अकबर ने कमीशन किया था इसके लिए, किसके नेक्स्ट, फ्राइडे मॉस्क एट सिकरी के जस्ट पास में, ओके। और जो कि बुलंद दरवाज़ा जो कि काफ़ी फेमस है वो मुगल विक्ट्री इन गुजरात, जो मुगल्स ने गुजरात के रूलर्स के ऊपर विक्ट्री करी थी और गुजरात को कैप्चर कर लिया था, उसका एक सिंबल है, उसकी विक्ट्री का एक सिंबल है। 1585 में अकबर ने कैपिटल जो है वो फतेहपुर सीकरी से लाहौर ट्रांसफ़र कर लिया था, ताकि मतलब इसीलिए उन्होंने वो ऊपर की तरफ मूव कर गए क्योंकि उनको नॉर्थ वेस्ट अपने कंट्रोल के अंदर लाना था। तो अकबर जो है वो 13 फॉर द लास्ट 13 ईयर्स वो कोशिश कर रहे थे कि नॉर्थ वेस्ट का जो हिस्सा है, जो अफगानिस्तान काबुल वो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको वो कैप्चर कर सके, इसीलिए उन्होंने अपनी कैपिटल ऊपर लाहौर शिफ्ट कर ली। शाहजहाँ जो थे उन्होंने फिस्कल पॉलिसी यानी फाइनेंस को ध्यान में रखते हुए, मनी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत सारी पैसे इकट्ठे करे और उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई। शाहजहाँ के टाइम पे हमें बहुत अच्छी अच्छी, जैसे ताज महल है, रेड फोर्ट है, ये जो अच्छी अच्छी हमें बिल्डिंग्स देखने को मिलती है शाहजहाँ के टाइम पे। तो उनका शाहजहाँ का जो रूल था वो उसमें वो आर्किटेक्चर काफ़ी फेमस था। तो काफ़ी मॉन्यूमेंट्स बनाना मतलब एक सिंबल देखा जाता था मतलब रूलर की पावर का, प्रेस्टीज का, प्रॉस्पेरिटी का, कि यार इतनी अच्छी और इतनी आलीशान मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बिल्ड करे जैसे ताजमहल, तो वो उनकी पावर का एक वेल्थ का एक सिंबल था, ठीक है। तो 1648 में जो 1648 में मतलब वापस से कैपिटल आगरा हो गया और आगरा में शाहजहानाबाद जो था वो उनका नया कैपिटल बन गया। तो वो जो था मतलब आगरा से 1648 में आगरा से शाहजहानाबाद जो है वो कैपिटल शिफ्ट हो गया। शाहजहानाबाद जो है वो एक नया ओल्ड मतलब ये दिल्ली जो था, जो दिल्ली काफ़ी टाइम से लोग वहाँ पर रह रहे थे, वहाँ पर एक नया एडिशन था। तो वहाँ पे रेड फोर्ट भी उन्होंने बिल्ड करा था, जामा मस्जिद शाहजहाँ के अंडर बिल्ड हुआ था, और एक ट्री लाइन एस्प्लेनेड जो था, जो बाजार जिसको हम चांदनी चौक कहते हैं, वो भी शाहजहाँ के अंडर बिल्ड हुआ था। तो शाहजहाँ ने एक नया शाहजहानाबाद करके एक नया पूरा शहर बसा लिया था, जिसमें रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, चांदनी चौक जैसे बहुत ही स्प्लेंडेड उन्होंने आर्किटेक्चर भी कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे मुगल्स जो थे वो अपना कैपिटल टाइम टू टाइम डिफरेंट रीजंस की वजह से शिफ्ट करते रहते थे। तो हमारा ये कैपिटल सिटीज़ वाला कवर हो चुका।